कितनी? अपनी सर मैक्सिमम कितनी पढ़ाई कर रहा है? जितनी इफिशियंसी उतनी कर रहा हूँ। अब तेरी एफिशिएंसी का मुझे क्या पता भाई साहब। कितनी एफिशिएंसी है तेरी? 8 आवर्स। 8 आवर्स। बहुत बढ़िया। ये बता, 11 ज्यादा मुश्किल थी, 12th? 11th ज्यादा मुश्किल थी। 12th आसान है। यस सर। क्योंकि 12th अच्छा। में 11th के हाँ, कॉन्सेप्ट ज्यादा है। 12th में 11th की कॉन्सेप्ट ज्यादा है। यस सर। तो मतलब जिसने 11th अच्छे से करी है उसको 12th भी अच्छे से आ जाएगी। यस सर। ये बात। बहुत बढ़िया। आदिति। आदिति शर्मा। यस सर। बेटा तू A01 वाली यमुना विहार वाली आदिति है? यस सर। क्या चल रही है पढ़ाई? सर ठीक चल रही है। तो आजकल जो नोट्स कॉपी है, नोट्स बना रही है तो आजकल नहीं बना रही है? यस सर बना रही हूँ। तो अभी भी तू रेड पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, येलो पेन, सारे पेन मिला के नोट्स बनाती है, या आजकल सिर्फ एक ही पेन से बन रहे हैं नोट्स? सर एक ही पेन से। आजकल एक ही पेन से बन रहे हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। आर्य सिंह A01। आर्या। हेलो। यस सर। आवाज आ रही है आर्या? यस सर आ रही है। हाँ, क्या चली पढ़ाई? सही चल रही है बस। क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? फिजिक्स पढ़ी थी। अरे बेटा, मैंने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? क्लास में नहीं था सर उस टाइम पे। अच्छा। क्यों, क्या हो गया? सर वो क्लास में शिफ्ट हुई थी ना सर। आगे पीछे हो रही थी। दूसरी क्लास हुई थी ना साथ अ- में ट्यूशन की। अच्छा, ठीक है। एहसन B01 यमुना विहार। सॉरी, एहसन B01 लक्ष्मी नगर। आवाज आ रही है? नहीं आ रही। वेरी गुड। आयुष सिंह। यस सर। क्या पढ़ा है बेटा लास्ट टाइम? सर मेमोरी ग्लैंड। बस? नहीं, उससे पहले भी पढ़ाया था। हाँ, तो क्या क्या पढ़ा था? टॉपिक बता फटाफट से। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कर लिया था हमने, मेमोरी ग्लैंड हो गया था, अच्छा। और अच्छा। होमोलोग स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए थे। हम ईस्ट्रोसाइट। लोग स्ट्रक्चर देख लेते ना हमने। चल, एक दो सवाल का जवाब दे दे फटाफट से। यस सर। ये स्क्रोटम इज होमोलोगस टू विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजरा, वेरी गुड। सर वैसे मुझे इसमें डाउट है। हाँ, सर डाउट भी है, पूछ ले पूछ। स्क्रोटम का काम होता है वहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन कर। होमोलोगस बेटा, पहले सुन ले। होमोलोगस है, एनालॉगस नहीं हाँ। है। ओके ओके समझ गए, होमोलोगस ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर सिमिलर है, फंक्शन या तो सेम होगा, अलग। हाँ। हाँ। ओके। अरे वो है क्या आरुषि बी, नहीं, M01? आरुषि M01 नहीं है क्लास में आज। M01 से और कौन है क्लास में? ये लक्ष्मी नगर M01 से कौन है क्लास में? अमन, पॉल, अनिका, चयनिका, दक्ष, धनजोत, दीपांशु, दिव्या, एकता, गरिमा, हर्ष, हर्षी ट्रेडर्स, जिया, कंचन गुप्ता, कृतिक,
कुणाल, माला शर्मा, मयंक राजपूत, मेघा सैनी, महक गौतम, नीरज, नेहा जायसवाल, निक चौधरी, पुष्कर शर्मा, राघव, रेयान। रेयान आवाज आ रही है? रेयान, A01 यमुना विहार। ऋतिक मेहरा, ऋतिक, ऋतिक मेहरा। यस सर। शुभम, हाँ बेटा फटाफट से बता दे मुझे एक बात कि ये ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ये दोनों ग्लैंड्स किस किस ओपनिंग के बाहर रहते हैं? सर नहीं पता सर। नहीं पता सर। पता है कि नहीं पता? हाँ या ना, फटाफट से। नहीं पता, वेरी गुड। अभिनव गुप्ता, यस सर। सर लास्ट क्लास में एब्सेंट था मैं। सेम क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अमन पॉल, गुड इवनिंग सर। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ ये बता कि ये मेमोरी, हाँ क्वेश्चन बदल रहा हूँ तेरे लिए। मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं? सर LH होता है और अच्छा, और एस्ट्रोजन और एलएच क्या करते हैं क्या मेमोरी सर? ग्लैंड में? हाँ एक तो एलएच बोला, दूसरा कौन सा बोला? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो टोटल कितने हो गए? एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, इनके स्पेसिफिकली फंक्शन भी बता दे कि एस्ट्रोजन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा और एलएच क्या करेगा? सर याद नहीं है सर। दीपांशु, दीपांशु आवाज आ रही है बेटा? नहीं। गरिमा, यस सर। ये यस सर। अमन पॉल सही बोल रहा है? नो सर। इसने सर तीनों हार्मोन सेम सही बोले हैं? नो सर, LH नहीं आएगा। एलएच नहीं आएगा, एस्ट्रोजन यस प्रोजेस्टेरॉन आएगा। एस्ट्रोजन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? सर वो डेवलपमेंट कराएंगे मेमोरी ग्लैंड्स की। उसमें स्पेसिफिकली एस्ट्रोजन का काम क्या होगा? सर स्पेसिफिकली तो याद नहीं है। नहीं पता। वैसे नॉर्मली एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? सो एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को मेंटेन उसकी डेवलपमेंट कराता है, फॉर्मेशन। और एस्ट्रोजन को हमने क्या पढ़ा है बायोलॉजी में? जब तुमने पहली बार जब एस्ट्रोजन पढ़ा था तो क्या पढ़ा था सो एस्ट्रोजन के बारे में? जिंदगी में पहली फीमेल बार जब एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ा था? सर फीमेल सेक्स हाँ हार्मोन। हाँ, तो क्या कर रहा था ऐसा वो कि फीमेल सेक्स हार्मोन बोल रहे थे उसको? सो फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप कराता है, जैसे जैसे कि प्यूबिक हेयर और फैटी टिश्यू का डिपोजिशन कराएगा। कराएगा नहीं कराएगा? यस सर। तो मेमोरी ग्लैंड में क्या करेगा?
सर वो फैटी टिश्यू डिपॉजिट कराएगा अब कैसे आ ब्रेस्ट गया आंसर? अभी तुमको आंसर मैंने बताया? सॉरी सर। गरिमा कुछ पूछ रहा हूँ मैं, नहीं मैं सॉरी तो पूछ नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ क्या अभी तुमको आंसर मैंने बताया? नो सर। मैंने तुमसे बस कुछ सवाल किए ना, आंसर खुद आ गया। यस सर। तो इतने बेसिक सवाल आप खुद से भी तो कर सकते हैं ना। जब कोई क्वेश्चन आए, ये क्यों मान लेते कि मुझे नहीं आता बिना सवाल किए अपने माइंड से? चलिए सब लोग एक बार माइक बंद कर लीजिए। मैं तुमको एक बात क्लियरली बोल देता हूँ कि जब तुम मेरे साथ बैठकर यहाँ पर, एक साल तो तुमने पढ़ ही लिया है, जब तुम एक साल और जब 2 साल हो जाएंगे, पूरे खत्म हो जाएंगे बायोलॉजी पढ़ते हुए, और जब तुम्हारा नीट का कोई क्वेश्चन आएगा, मान लेते हो नीट का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, मतलब इंफॉर्मेटिव नहीं है, इंफॉर्मेटिव नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल है, मतलब कोई ऐसी टर्म नहीं आएगी जो आपने कभी सुनी ना हो, वो नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अगर आप शांति से बैठ के अपने दिमाग से 2-4 सवाल करोगे तो आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा, अगर आपने 2 साल जूलॉजी की मुझसे क्लासेस ली हैं तो। सब चीज़ें लिंक्ड होती हैं, सब कॉन्सेप्ट वही होते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोजन मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, मैंने आपको हार्मोन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया, आपको नहीं याद लेकिन मुझे अच्छे से याद है जब मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, और जब एडिपोज टिश्यू पढ़ाया था तब भी मैंने एस्ट्रोजन पढ़ाया था कि फैटी टिश्यू डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अब दोबारा फिर मैंने यहाँ पर एस्ट्रोजन के बारे में बातें करी थी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी कोई क्वेश्चन आए कॉन्सेप्चुअल, कभी ये मत सोचो कि आपको नहीं आता, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, आपको वो आता है, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। सर डाउट है। डाउट है तो पूछो, रखोगे उसको? सर क्लिटोरिस का फंक्शन क्या है? क्लिटोरिस का फंक्शन क्या है? क्लिटोरिस का फंक्शन, देखो फंक्शन तो देखो ऐसा है कि जैसे डेवलपमेंट हो रही थी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, तो जो पार्ट पीनिस बनना था मेल में जो नहीं बना, उसका एक रिड्यूस्ड फॉर्म है क्लिटोरिस। तो एज सच कोई फंक्शन है नहीं स्पेसिफिक, लेकिन एक फंक्शन हम इस तरीके से कह सकते हैं कि क्योंकि इट इज़ अ हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर, या वहाँ पे न्यूरॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो कॉइटस के साथ जो सेक्सुअल प्लेजर एसोसिएटेड है, उस सेक्सुअल प्लेजर के अंदर क्लिटोरिस का क्या आता है, फंक्शन आ जाता है। तो सेक्सुअल स्टिमुलेशन या सेक्सुअल प्लेजर के अलावा कोई एज सच कोई स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्लियरली नहीं कह सकते, ठीक है गोविंद? ओके सर। और किसी को कोई डाउट? सर डी डाउट है। हाँ आयुष बोलो। सर डीपीपी में एक क्वेश्चन था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रोफेज में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, लॉन्गेस्ट स्टेप? और स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रोफेज का लॉन्गेस्ट? हाँ आई थिंक इट शुड बी पैकाइटीन। सर, लेकिन क्यों? हमने मियोसिस में पढ़ा था तो उसमें प्रोफेज वाज द लॉन्गेस्ट, प्रोफेज में लॉन्गेस्ट तुमने पढ़ा ही नहीं होगा ना? सॉरी हाँ क्यों आयुषी? पिकाइटिन ही है, लेकिन सर उसमें आंसर लिप्टोटीन दे रखा है। क्या दे रखा है? लिप्टोटीन फर्स्ट वाला। स्पर्मेटोजेनेसिस था या oogenesis था? स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो जहां तक मुझे आइडिया है कि किसी भी मियोसिस के अंदर जो लॉन्गेस्ट फेज होता है वो पैकाइटीन होता है, ठीक है। अब एक मिनट सोचने दो। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात हो रही है ना, मियोसिस 1 की बात हो रही है बेटा। Yes. पैकाइटीन ही होना चाहिए,
बाकी क्या कुछ स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पेसिफिक है, ऐसा मुझे कोई स्पेसिफिक क्लियर आइडिया नहीं है कि हाँ क्या स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ ऐसा तो नहीं होता कि बाकियों में पैकेटिन लंबा होता है या और स्पर्मेटोजेनेसिस में लेप्टोटीन लंबा हो। मुझे ऐसा कोई डायरेक्ट आइडिया नहीं है। इसको एक बार वापस से मैं चेक करके फिर आपको अगली बार इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और मैं अगर भूल जाऊँ तो मुझे एक बार रिमाइंड करा देना या एक मुझे मैसेज डाल देना, क्योंकि चांसेस हैं 70-80% कि मैं भूल जाऊँ। तो मुझे एक बार रिमाइंड करा देना कि मुझे ये वाला क्वेश्चन एक बार बुक्स वगैरह में सर्च करना है, ठीक है आयुषी? सर एक और डाउट है आप पूछो। सर। मेमोरी लोब्यूल्स जो हैं उसमें एल्वोलाई जो सेल्स हमने पढ़े थे वो कौन से हैं? एपिथेलियल वाले जो सेक्रेटरी हैं? हाँ, देखो जो सेक्रेटरी सेल्स हैं वही, देखो एल्वोलाई तो पूरा ही है ना। एल्वोलाई एल्वोलाई के दो तरीके के सेल्स हैं, कुछ तो मस्कुलर हैं, ठीक है, और कुछ एपिथेलियल हैं। लेकिन हम जनरली एल्वोलाई से एपिथेलियल सेल को ही मान के चलते हैं। तो मेन मतलब मेरा एल्वोलाई से एल्वोलाई के एपिथेलियल सेल्स ही होते हैं, क्योंकि मस्कुलर सेल्स तो आपको डक्ट में मिलेंगे मेनली एल्वोलाई के, ठीक है। ठीक है आयुषी? यस सर। ओके, और कोई डाउट? ये एल्वोलाई वाला डाउट कहाँ से आया अचानक से? ऐसा कोई क्वेश्चन देखा क्या? 11th में आपने वो ऑक्सीटोसिन वाला बताया था ना कि वो एल्वोलाई को कॉन्ट्रैक्ट करवा के मिल्क रिलीज करवाते हैं, और अरे यहाँ पे आपने एल्वोलाई 11th में बताया। 11th में मैंने आपको, अब ध्यान से समझो, देखो अब एल्वोलाई आपका क्लस्टर ऑफ सेल्स है, ठीक है ना। तो ये जो मस्कुलर, आप डायग्राम बताता हूँ मैं आपको, इसको समझ लेना ध्यान से। हाँ, अब ये एल्वोलाई है। अब आप देखिए इसका ये वाला पार्ट मसल है, ठीक है। अब ये जो मस्कुलर पार्ट है ये यहाँ नीचे भी रहेगा, ये नहीं कि मसल सिर्फ डक्ट में है, मसल एल्वोलाई में भी रहेंगे। तो ऑक्सीटोसिन यहाँ सब जगह काम करता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन है बेटा वो तो यहीं से शुरू होगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, फिर बढ़ता बढ़ता आगे जाएगा ना। आ रही बात समझ में? तो वो जो मैं जो बात करें, अब देखो ये ने लिखा हुआ मायो एपिथेलियल सेल्स, ये वो जो ऑक्सीटोसिन है वो एग्जैक्टली इसी पे काम करता है, मायो एपिथेलियल सेल्स पे। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, मायो मसल एपिथेलियल सेल्स। तो ये जो मायो एपिथेलियल सेल्स है इनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मिल्क को आगे बढ़ाएगा, फिर आगे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मिल्क को और आगे बढ़ाएंगे। तो आप जब ऑक्सीटोसिन की बात करते हो तो ऑक्सीटोसिन कहाँ फंक्शन करता है? मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वोलाई। तो वही बता रहा हूँ, एल्वोलाई में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक मिल्क सेक्रेटिंग और एक कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है ना। लेकिन जब जनरली हम एल्वोलाई के सेल्स की बात करें तो हम एपिथेलियल की बात करते हैं, लेकिन होते दो तरीके के, एक सेक्रेटिंग और एक मस्कुलर। क्लियर है आयुषी? यस सर। हाँ, तो ऑक्सीटोसिन इस पे काम करेगा, मायो एपिथेलियल सेल्स पे, ठीक है। ओके सर। और एक बार 11th का नोट देखना, मैंने आपको स्पेसिफिकली मायो एपिथेलियल वर्ड बोला होगा क्लास से पहले भी। खैर, हाँ गोविंद। सर ये प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है क्या? क्योंकि सर मतलब जितना टाइम तक फीडिंग होती रहेगी उतने टाइम तक मिल्क बनता रहेगा, जैसे ही फीडिंग बंद हो जाएगी वैसे ही मिल्क प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। देखो हाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल आप तो मेरी बात समझना, क्या नाम है तुम्हारा? गोविंद। मान लो कि एक ऑक्सीटोसिन मदर की बॉडी में रिलीज हो रहा है, लेट्स से, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एक फीमेल की बॉडी में लेट्स से रिलीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो फीमेल मदर नहीं है, ठीक है ना। अब अगर वो मदर नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बॉडी में, तो क्या मेमोरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज होगा? नो सर। नहीं होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक फीमेल के मेमोरी ग्लैंड के एल्वोलाई के अंदर मिल्क बन ही नहीं रहा है,
फिर कितना मर्जी ऑक्सीटोसिन क्यों ना हो, मिल्क रिलीज नहीं होता है। आ रही बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क बनवाना, ठीक। और फिर ऑक्सीटोसिन होगा तो मिल्क रिलीज होगा, वो नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ऐसे कोई डिपेंडेंस नहीं है कि एक आएगा कि दूसरा आएगा, दोनों इंडिविजुअली अपने अपने हिसाब से आते हैं, है ना। दोनों का इंडिविजुअली अपने अपने इंडिपेंडेंट काम है। और क्लियर पॉइंट गोविंद? यस सर। हाँ, चलिए तो आगे मैं बात कर रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक, मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स में क्या है कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो इन्फेंट है वो पैदा होने के बाद ऑफ कोर्स वो सकलिंग एक्शन परफॉर्म करेगा एट द ब्रेस्ट ऑफ द मदर, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो एक मदर के ब्रेस्ट के जो लैक्टिफेरस डक्ट है, उसकी जो कवरिंग है जिसको हम निपल बोलते हैं, दैट इज अ हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर। मतलब वहाँ पे न्यूरॉन की सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो न्यूरॉन सीधा जाते हैं ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है। वो सीधा हाइपोथैलेमस से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि जैसे ही इन्फेंट सकलिंग एक्शन परफॉर्म करता है एट द ब्रेस्ट ऑफ द मदर, न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन देते हैं मदर के हाइपोथैलेमस को। और आपको पता है कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ठीक है ना। और ये जो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ कहते हैं हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन। और फिर ये ऑक्सीटोसिन ब्लड में आएगा, और जब ब्लड में आएगा तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो मायोएपिथेलियल सेल्स हैं और जो मेमोरी डक्ट के जो वो हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर हैं, उन्हें स्टिमुलेट करेगा फॉर कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे ही मायोएपिथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे एल्वेलाई के, तो जो मिल्क बन के स्टोर हुआ है मेमोरी ग्लैंड्स में, एल्वेलाई में, वो रिलीज होना शुरू होगा और वो रिलीज होके इन्फेंट के माउथ तक जाएगा। तो ये है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिसमें सेंसरी रीजन कौन है? द मेमोरी ग्लैंड या द निपल रीजन ऑफ द मदर। इफेक्टर ऑर्गन कौन है? एल्वेलाई। और ब्रेन के नाम पे कौन काम कर रहा है? हाइपोथैलेमस काम कर रहा है। अब और सुनिए, अच्छा ये क्लियर है सब लोगों को? ओके। अब ध्यान से समझिएगा, मिल्क का जो रिलीज है या हाइपोथैलेमस का जो स्टिमुलेशन है, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है इवन बाय द क्राई ऑफ अ बेबी। मतलब व्हेन अ फीमेल हियर्स क्राई ऑफ अ बेबी, तो ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन उससे भी शुरू हो जाता है। तो क्राई ऑफ द बेबी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ अ मिल्क। तो क्राई ऑफ द बेबी, ठीक है, या सकलिंग एक्शन ऑफ द बेबी, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन रिलीज कराने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। आ रही बात समझ में? कोई डाउट? क्राई ऑफ द बेबी कैसे हो गया? बेटा एक बात बता, अगर तू घर पर आए और तेरी मम्मी बोले कि बेटा आज मैंने मैगी बनाई है या बड़ा ही टेस्टी खाना बनाया तेरा फेवरेट, तो तेरे मुंह में सलाइवा रिलीज होना शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर, वो तो मेमोरी ग्लैंड्स होंगे ना, मतलब मेमोरी सेल्स होते हैं, उसकी वजह से आपने बताया था पहले। हाँ मतलब वो तो कंडीशनल रिफ्लेक्स है ना। तुझे पता है मैगी बड़ी टेस्टी होती है, तो वैसे ही ये भी कंडीशनल रिफ्लेक्स है। अगर बेबी क्राई कर रहा है, मतलब इसका मतलब मदर के बाद इंफॉर्मेशन आएगी कि उसको भूख लगी है, वो हंग्री है और उसको फीड करना है। और जो अब जब ब्रेन को पता चलेगा कि उसको फीड करना है, तो ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इंक्रीज करने लगेगा धीरे धीरे। ये भी एक रिफ्लेक्स है, समझ गया? जैसे खाना देखकर मुंह में पानी आ जाना, वो भी तो रिफ्लेक्स है। खुशबू से मुंह में पानी आ जाना। अच्छा सर, आपने एचओबी खाना टेस्ट नहीं किया ना? अब समझ गया सर।
समझ सर गया ना? जो हाँ, ब्रेन के मेमोरी सेल्स होते हैं ये अपने आप ऑक्सीटोसिन रिलीज करने लग जाते हैं, क्योंकि ब्रेन के बच्चा कौन से मेमोरी सेल्स होते हैं भाई? भी हाँ, होता है। एक तरीके से एक, हाँ तो रोएगा मतलब भूख लगी, हाँ उसको थप्पड़ मार के रुला रहे हो फिर ना रिलीज होंगे। खैर, तो आगे बात करते हैं। आगे सवाल ये आता है मिल्क बनता किससे है? तो बड़े इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है कि मिल्क का फॉर्मेशन मदर के ब्लड से होता है। भाई एल्वेलाई में ब्लड सप्लाई होती है, हाई ब्लड सप्लाई होती है, तो उस ब्लड में से अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स निकाल के मिल्क बनाया जाता है। मतलब ब्लड क्या का जो भी कॉम्पोजिशन होगा, जैसा भी प्लाज्मा कॉम्पोजिशन होगा, वो मिल्क का कॉम्पोजिशन होगा। तो इसलिए लैक्टेटिंग मदर शुड फीड हेल्दी डाइट। वो अच्छा डाइट खाएगी तो मिल्क भी अच्छा प्रोड्यूस होगा। और ये आप गाय भैंस के केस में भी देखते हो कि जितना अच्छा चारा, वाइटामिन, न्यूट्रिएंट्स गाय या भैंस को दिए जाएंगे, उतना अच्छा दूध गाय या भैंस देती है। अरे बस में क्यों? क्योंकि मिल्क ने किससे बनना है? मदर के ब्लड से बनना है। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मदर्स मिल्क में होता क्या क्या है? ऑलमोस्ट सब कुछ ही होता है। अगर फैट्स की बात करें तो फैटी एसिड्स होते हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, फैटी एसिड्स हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है थोड़ा, ठीक है ना। प्रोटीन के नाम पे केसिन प्रोटीन है, इसके बारे में तुमको बता चुका हूँ। ये केसिन प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए बच्चों में क्या रिलीज होता है? रेनिन। बहुत रेनिन। बढ़िया, वो रेनिन पढ़ा था ना, RENNIN रेनिन वाला, वो है ना जो केसिन को पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट करता है। खैर, इसके अलावा लैक्ट एल्बुमिन, एल्बुमिन भी होता है। अच्छा, यहाँ ए लिखा हुआ है, ये एक्चुअली अल्फा लैक्ट एल्बुमिन है, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोड्यूस होता है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर भैंस होगी या गाय होगी, उनके दूध में भी लैक्ट एल्बुमिन होता है, लेकिन वो बीटा लैक्ट एल्बुमिन होता है। ह्यूमन मिल्क के अंदर अल्फा लैक्ट एल्बुमिन होता है, ठीक है। अच्छा, फिर लैक्टोफेरिन प्रोटीन होता है, ये आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है? एंटीबॉडीज। अब आप एंटीबॉडीज देखिए, एंटीबॉडी के नाम पे एक तो IgA एंटीबॉडी है, एक IgG एंटीबॉडी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो IgA एंटीबॉडी है। देखो, सुनो ध्यान से, एक्चुअली IgA इकलौती ऐसी एंटीबॉडीज है जो सेक्रीशंस में पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो मेनली मदर्स मिल्क के अंदर जो एंटीबॉडी होती हैं वो IgA होती हैं। इसके अलावा और भी हो सकती है, लेकिन मेनली कौन सी होंगी? IgA होंगी, ठीक है। और एक इंफेंट की बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि उसका जो स्टमक है वो एंटीबॉडी एब्जॉर्ब करने के लिए बना रहता है। मतलब मदर्स मिल्क की एंटीबॉडी डायरेक्टली उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकती है। ये खास बात है एक इंफेंट के स्टमक की, या उसके स्टमक के इंटेस्टाइन के सेल्स की, ठीक है ना, म्यूकोसल सेल्स की, ठीक। अच्छा, लाइसोजाइम भी होता है, बैक्टीरिया डिग्रेडिंग एंजाइम, सीरम एल्बुमिन होता है, बीटा ग्लोबुलिन होता है, मतलब ठीक है ना, ये सब प्रोटीन्स होते हैं। ये थोड़े कम अमाउंट में होंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में लैक्टोज शुगर, किससे बनी होती है लैक्टोज? ग्लूकोज एंड प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज। और लिंकेज कौन सी होती है दोनों के बीच में? लिंकेज याद नहीं होगी किसी को? अल्फा 1 6। अल्फा 1 6 बेटा अमाइलोज के ब्रांच पॉइंट में होती है। सर अल्फा 1 4। अल्फा 1 4 माल्टोज में होती है। बीटा 1 4। बची बीटा 1 4 है, बीटा 1 4। 1 किसका, 4 किसका? सर 1 गैलेक्टोज का 4 ग्लूकोज का। हाँ, 1 गैलेक्टोज का 4 ग्लूकोज का, बहुत बढ़िया। खैर, मिनरल्स भी होते हैं मदर्स मिल्क में, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि मदर्स मिल्क के अंदर ऑलमोस्ट सारे मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लगभग सारे ही सारे वाइटामिन होते हैं। काफी वाइटामिन होते हैं, B12, B6, B1, थोड़ा विटामिन C भी होता है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट जो भी डाइट में मदर ले रही है, अगर वो सारे वाइटामिन ले रही है तो सारे वाइटामिन होंगे मदर्स मिल्क में, ठीक है ना। जो जो मदर ले रही है, अच्छा बुरा, अच्छा भी और बुरा भी, जो भी मदर ले रही है वो सब न्यूट्रिएंट के नाम पे वो सब मदर्स मिल्क में हो सकता है। क्लियर पॉइंट? तो मदर्स मिल्क इज नथिंग बट अ सेक्रीशन फ्रॉम द सर यहाँ पे बुरे का मतलब क्या है?
बुरे का मतलब जैसे HIV, अगर मदर को HIV है तो उसका वायरस भी मदर्स मिल्क में हो सकता है, इसलिए जिस मदर को HIV होता है उसको इनहिबिट किया जाता है कि फीड ना करें, या मदर ने जहर खा लिया तो फीडर को सॉरी इन्फेंट को दूध पिलाया तो फिर उस मिल्क में भी क्या होगा, वो टॉक्सिन मटेरियल या जहर आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी मदर के ब्लड में होगा वो सब अगर ब्लड से निकल के एल्वलाई में आ गया एब्जॉर्ब होके, तो फिर वो पार्ट हो सकता है इसका मिल्क का, ठीक है ना। तो सर यहाँ कोई तो बैरियर नहीं होता? बेटा बैरियर क्या है? बैरियर वही बैरियर है कि हाँ भाई एक ब्लड जा रहा है कैपिलरी में, कैपिलरी का एपिथेलिया है, फिर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर एल्वोलाई का एपिथेलिया है, उतना ही बैरियर है बस, ठीक है, उतना ही बैरियर है। सर लेकिन आपने तो कहा कि ब्लड से अच्छे से न्यूट्रिएंट्स लेके मिल्क बनाया जाता है, तो फिर बाकी बेकार है क्या क्या मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बेटे आवाज धीरे आ रही है। सर आपने कहा कि ब्लड से अच्छे से न्यूट्रिएंट्स लेके मिल्क बनाया जाता है मदर की बॉडी में। हाँ हाँ तो HIV वगैरह देखो अच्छे, हाँ हाँ मेरे अच्छे न्यूट्रिएंट्स से मतलब था कि जैसे मान लो कई चीज़ें हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, कि मान लो लैक्टोज अच्छी चीज़ है, ठीक है ना, तो ब्लड में कम है, ऑलरेडी एल्वलाई में ज़्यादा है, तो हम फिर भी उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ज़बरदस्ती ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कैल्शियम फॉस्फोरस जो जितनी चीज़ें हैं हम कई चीज़ें हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए मैंने बोला कि सेलेक्टिवली भी कई चीज़ों को ऐड करा जाता है, अच्छी चीज़ों को ऐड किया जाता है, मेरा ये मतलब था। क्लियर है पॉइंट? यस सर। हाँ अच्छा याद रखिएगा कि मेमोरी ग्लैंड कुछ नहीं बल्कि एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ठीक है ना, इट इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अच्छा अब यहाँ पर आप दो डब्बे देख रहे हैं छोटे छोटे, एक डब्बा है उसमें भी मिल्क है और दूसरा डब्बा है उसमें भी मिल्क है। तो जो पहला वाला डब्बा है उसमें जो मिल्क है वो येलो कलर का है और उसका विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, फैट कंटेंट जो है वो ज़्यादा है। जो पहला पार्ट में जो मिल्क है वो कोलेस्ट्रम है। क्या है? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम। अब कोलेस्ट्रम क्या होता है ना, जब एक मदर शुरू के 4-5 दिन में कुछ दिनों में जो मिल्क रिलीज करती है उसमें बीटा कैरोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है। बीटा कैरोटीन की वजह से वो येलो कलर का होता है और फैट में ज़्यादा होता है, और ये वो मिल्क है जिसमें एंटीबॉडीज का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, हाईली रिच इन एंटीबॉडीज। तो मदर की बॉडी से एंटीबॉडी एक इंसान की बॉडी में कोलेस्ट्रम से भी आती हैं। तो शुरू का ये 4-5 दिन वाला मिल्क जो रहता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, इसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है और इसमें काफ़ी सारी एंटीबॉडीज भी होती हैं, तो काफ़ी हेल्दी भी होता है। क्लियर है पॉइंट? तो याद देखिएगा कि शुरू के मिल्क को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। अब ये प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स का एक डायग्राम है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप देख सकते हैं कि अब देखिए मिल्क के रिलीज के बारे में बात करते हैं। HCG अमाउंट काफी ज्यादा रहता है प्रेगनेंसी में, प्रोजेस्टेरोन अमाउंट भी ज्यादा रहता है, एस्ट्राडायोल भी ज्यादा रहता है। अब देखिए आप प्रेगनेंसी के कुछ 7th वीक से ही, 5th या 7th वीक से ही प्रोलैक्टिन बढ़ना शुरू हो गया। देख रहे हो आप कि भाई प्रेगनेंसी थी ना, तो प्रेगनेंसी के 5वें 6ठे वीक से ही प्रोलैक्टिन बढ़ना शुरू हो गया, मतलब एल्वोलाई में मिल्क भरना और प्रोड्यूस होना शुरू हो गया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ओनली। हाँ कौन? बोलो बेटा क्या डाउट है? सर हानिया। सर आपने उसके बाद क्या बताया था जब आप कह रहे थे कि अगर मदर को HIV है तो इन्फेंट को भी हो सकता है अगर वो उसे फीड, या अगर मदर ने निकाल लिया तो उसको बेबी को भी फीड करने से इफेक्ट हो सकता है। हाँ तो मैंने तो यही बोला ना कि अगर मदर के ब्लड में HIV वायरस है तो वो HIV वायरस ब्लड से एल्वोलाई में आ सकता है और मिल्क का पार्ट हो सकता है। तो इन्फेंट को भी HIV हो सकता है अगर मदर को HIV है थ्रू द दिस मिल्क। और अगर मदर की बॉडी में कुछ टॉक्सिक मटेरियल है, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ वो मेडिकेशन ले रही है, कुछ भी है ना, तो वो टॉक्सिन भी लीक कर सकते हैं ब्लड के अंदर।
तो इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है ड्यूरिंग द फीडिंग ऑफ द चाइल्ड कि मदर क्या खा रही है, बिकॉज वही जो वो खाएगी वही वही ब्लड में एब्जॉर्ब होगा और वही आगे चल के मिल्क का फॉर्मेशन भी करेगा। ये कहा मैंने। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। लास्ट तुमने क्या सुना हानिया? बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। सर एक तो बार हानिया को टेक्स्ट कर दो। रिपीट कर दीजिएगा सर। हाँ, हानिया को टेक्स्ट कर दो कि सिर्फ उसकी आवाज नहीं आ रही है, बाकियों की आ रही है। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो तुम अब? सर ग्राफ रिपीट कर दीजिए सर। बेटा ग्राफ भी शुरू ही किया था, रिपीट क्या करूँगी? तो शुरू से बता ही रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ सर एक क्वेश्चन कि प्रेगनेंसी में आप देख सकते हो कि प्रोलैक्टिन का अमाउंट बढ़ गया है। मतलब चौथी या पहले रुक जाओ, गोविंद कर अभी। चौथी या पांचवी वीक में या प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। अब क्योंकि चौथे पांचवें वीक में प्रोलैक्टिन बहुत बढ़ गया ना, तो कॉन्सेप्ट ये है कि चौथे पांचवें वीक से मदर रेडी है कि हाँ मिल्क बॉडी मेमोरी ग्लैंड में बन रहा है, मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो रहे हैं, मिल्क काफी बन रहा है, तो शी इज रेडी फॉर रिलीजिंग द मिल्क। लेकिन मिल्क प्रोलैक्टिन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन प्रोलैक्टिन काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। प्रोलैक्टिन काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके एक्शन को इनहिबिट करके रखते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। क्लियर पॉइंट? तो प्रोलैक्टिन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोलैक्टिन काम नहीं कर रहा है या काम नहीं कर सकता है अपने फंक्शन को, क्योंकि उसके फंक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब याद रखना, उसके रिलीज को इनहिबिट नहीं कर रहे ना, प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनहिबिट नहीं कर रहे, उसके एक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अब सोचो, दिमाग लगाओ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये वो हार्मोन्स हैं जो एंडोमेट्रियम मेंटेन रखेंगे, उसे बढ़ाते जाएंगे, प्रेगनेंसी में इनका अमाउंट बहुत ही ज्यादा होगा। अब आगे सोचो, पार्चुरेशन हुआ, और जब पार्चुरेशन हुआ तो क्या हुआ? पार्चुरेशन जब हुआ तब एंडोमेट्रियम डिग्रेड करी, जैसे मेंसेस होता है, एंडोमेट्रियम डिग्रेड होकर बाहर आती है, पार्चुरेशन भी यही है, एक तरीके का मेंसेस, एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आएगी। बस फर्क सिर्फ ये है कि पहले एंडोमेट्रियम में कुछ नहीं होता था, इस बार एंडोमेट्रियम में बेबी है, तो बेबी भी बाहर आ जाएगा। तो अगर आप लॉजिकली देखो तो पार्चुरेशन कुछ नहीं है, बस एंडोमेट्रियम का टूट के बाहर आना है अलॉन्ग विद द बेबी, ठीक है। तो जब एंडोमेट्रियम टूट गई, डिग्रेड हो गई, इसका मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन डिग्रेड हुआ होगा, एकदम कम हुआ होगा। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के टाइम पे एकदम से लो हो जाएगा। अब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एकदम लो हो गया, लेकिन प्रोलैक्टिन वो तो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा था। तो अब सिचुएशन देखिए क्या होगी। अब सिचुएशन ये होगी आगे कि प्रोजेस्टेरॉन कम, एस्ट्रोजन कम, और प्रोलैक्टिन बहुत ही हाई, और अब प्रोलैक्टिन को कोई इनहिबिट नहीं कर रहा, तो प्रोलैक्टिन जोरों शोरों से क्या बनाएगा? मिल्क बनाएगा, और जैसे ही ऑक्सीटोसिन आएगा वो मिल्क रिलीज होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि प्रेगनेंसी के बाद ही क्यों मिल्क रिलीज होता है? क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिल्क रिलीज को इनहिबिट करके रखते हैं, या मिल्क प्रोडक्शन को भी इनहिबिट करके रखते हैं, वो प्रोलैक्टिन के फंक्शन को प्रॉपरली होने नहीं देते। ये कॉन्सेप्ट है। एक बात और याद रखना कि जब तक मिल्क प्रोड्यूस होता रहेगा तब तक प्रोलैक्टिन की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में गड़बड़ होती रहेगी, LH FSH प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, और क्योंकि वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी प्रॉपरली नहीं चलेगी ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड ऑफ अ मदर। इसका मतलब अ फीमेल कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट टिल शी इज इंटेंसली लैक्टेटिंग, और वो पार्चुरेशन के बाद अराउंड 6 महीने और हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 9 मंथ्स के लिए तो फीमेल प्रेग्नेंट है, शी कैन नॉट बी अ मदर। उस डिलीवरी के बाद 6 महीने और, तो शी कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट बिकॉज इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है। तो
एक फर्टिलाइजेशन के बाद एक मदर करीब करीब 15 मंथ तक कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट अगेन। आ रही बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बात करें। आगे बात करें, हाँ कि ना? यस सर। ओके, बोल दिया करो जो मैं पूछो, आगे बात करें। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि बेबी सक्लिंग एक्शन निपल को स्टिमुलेट करता है, निपल से ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है, ब्रेन से फिर वो मिल्क रिलीज होता है। ये मैकेनिज्म हो गया। अगला कॉन्सेप्ट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। अगला जो टॉपिक है वो आखिरी टॉपिक है हमारे पास, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। आज हम फर्टिलाइजेशन और थोड़ी सी डेवलपमेंट की बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन समझने से पहले हमको जो चीज समझनी है वो चीज है एग का स्ट्रक्चर। जब हम एग का स्ट्रक्चर जब समझ जाएंगे उसके बाद ही हम फर्टिलाइजेशन समझ सकते हैं। तो आइए पहले मैं आपको एग का स्ट्रक्चर समझाता हूं। अब जो आपको सामने डायग्राम नजर आ रहा है बेटा, ये सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte मतलब वो oocyte जो प्राइमरी oocyte से मियोसिस 1 करके बना है और प्रोफेस और कर चुका है और मेटाफेस में अरेस्टेड है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का ही है। जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये डायग्राम अब आपके ना एनसीईआरटी का डायग्राम है, कुछ नया डायग्राम नहीं है। ठीक है, तो अब इस एग के डायग्राम को देखते ध्यान से, ध्यान समझ रहा हूं। तो ये ओवम लिखा हुआ है, सेकेंडरी oocyte है। अब इसमें आप देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो एग की अपनी मेम्ब्रेन है, एग की अपनी मेम्ब्रेन है। ठीक है, मैं यहाँ सही से मार्क नहीं कर पा रहा हूँ। एग की अपनी मेम्ब्रेन होगी, पेरी मेम्ब्रेन। फिर उस मेम्ब्रेन के बाद एक स्पेस होगा, उस स्पेस को बेटा हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। पेरीविटलाइन स्पेस। तो पहले हो गई बेटा, पहले मैं आपको डायग्राम बनाऊं तो पहले हो गया एग, एग की अपनी मेम्ब्रेन जो ब्लैक से बनाई है मैंने। फिर एक स्पेस जिसको मैं बोल रहा हूँ पेरीविटलाइन स्पेस, और स्पेस के बाद एक और मेम्ब्रेन जो मैं ब्लू से बना रहा हूं जिसको बोलते हैं ये जोना पेलुसिडा। तो पेरीविटलाइन स्पेस के बाद, अच्छा इसमें ब्लैक वाली जो है वो एग की मेम्ब्रेन है, ब्लैक और ब्लू के बीच में जो स्पेस है वो पेरीविटलाइन स्पेस है, और जो ब्लू कलर से मैंने कवरिंग बनाई बेटा वो हो गया जोना पेलुसिडा। ये जो यहाँ पे ग्रीन से बना रखा है, ये लेबलिंग इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी की है, आपके एग्जाम में भी आ सकती है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकती है, बोर्ड भी तो देना है। तो ये जोना पेलुसिडा हो गई। सर जो बीच में स्पेस है वो क्या? एक मिनट सर, सब कुछ बता रहा हूँ। तो बताता हूँ मैं आपको वापस से बेटा, ये ब्लैक वाली हो गई एग की सर मेम्ब्रेन। ब्लैक और ब्लू के बीच में। हाँ, जो ब्लैक और ब्लू के बीच में है स्पेस उसे बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। ये जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे पिंक से दिखा रखा है, एनसीईआरटी के डायग्राम में जो पिंक से दिखा रखा है वो पेरीविटलाइन स्पेस है। और ओवम की अपनी मेम्ब्रेन एग की मेम्ब्रेन हो जाएगी, और जो ग्रीन से दिखा रखा है बेटा वो जोना पेलुसिडा हो गई। और जो जोना पेलुसिडा के बाहर ये जो सेल्स बड़े बड़े से नजर आ रहे हैं, है ना, ये बड़े बड़े से ऑरेंज कलर के जो सेल्स हैं, ठीक, जिसको मैं भी ब्लू से मार्क करता हूँ, ये बड़े बड़े से सेल्स, ये हो गए आपके कोरोना रेडिएटा के सेल्स जो डिराइव हुए हैं क्यूमुलस ओफेरस से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लेयर बाय लेयर जाऊं, अगर मैं ऑर्डर में जाऊं, तो पहले आएगी एग की मेम्ब्रेन, एग की मेम्ब्रेन के बाद स्पेस आएगा पेरीविटलाइन स्पेस, पेरीविटलाइन स्पेस, पेरीविटलाइन स्पेस के बाद बेटा आएगा जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के बाद सेल्स आएंगे कोरोना रेडिएटा के। तो ये ऑर्डर आप याद रखेंगे, पहले एग की मेम्ब्रेन, फिर पेरीविटलाइन स्पेस, फिर जोना पेलुसिडा,
और फिर कोरोना रेडिएटा। अब एक और बात बताता हूँ, एग की मेम्ब्रेन कुछ नहीं बल्कि एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाइलिपिड लेयर। जोना पेलुसिडा सेलुलर लेयर नहीं है, ए सेलुलर लेयर है। ए सेलुलर लेयर का मतलब वो प्रोटीन से बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है, उसमें कोई सेल नहीं है, वो बस प्रोटीनेशियस लेयर है। फिर जो कोरोना रेडिएटा है बेटा, वो एग की अपनी प्राइमरी मेम्ब्रेन नहीं है, वो सेकेंडरी मेम्ब्रेन है। क्यों सेकेंडरी बोल रहा हूँ कोरोना रेडिएटा को? क्योंकि वो ओवरी के फॉलिकुलर सेल से डिराइव हुई है, वो एग ने खुद नहीं बनाई। तो एग की अपनी मेम्ब्रेन सिर्फ एग की मेम्ब्रेन है और जोना पेलुसिडा है। कोरोना रेडिएटा ओवरी से डिराइव हुआ है। ठीक, तो ये डायग्राम है बेटा आपके सेकेंडरी oocyte का। अब इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे स्पर्म आके चिपके हुए, इसको बोलते हैं अग्लूटिशन ऑफ स्पर्म्स। क्या बोलते हैं बेटा? अग्लूटिशन ऑफ स्पर्म्स। अब अग्लूटिशन ऑफ स्पर्म्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? अग्लूटिशन ऑफ स्पर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन्स या केमिकल्स। स्पर्म के ऊपर एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। एग के ऊपर एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन। तो बेटा ये जो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं जहां पे स्पर्म बाइंड किया हुआ, ये कैविटीज, ये कैविटी हो गई आपकी, या ये केमिकल हो गए आपके फर्टिलाइजिन जो एग पे है। और स्पर्म के ऊपर जो ये निकले हुए बाहर स्ट्रक्चर्स है ग्लाइकोप्रोटीन के, ये हो गए फर्टिलाइजिन। तो ये फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन ये स्पीसीज टू स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। इसकी वजह से अब कोरोना रेडिएटा के सेल्स के ऊपर बहुत सारे फर्टिलाइजिन केमिकल या फर्टिलाइजिंग केमिकल्स होते हैं। अब क्योंकि और ये फर्टिलाइजिंग केमिकल कोरोना रेडिएटा ही रिलीज कर रही है, इसीलिए बहुत सारे स्पर्म अपने एंटी फर्टिलाइजिंग के थ्रू इस फर्टिलाइजिंग से बाइंड करके कोरोना रेडिएटा से चिपक के रहते हैं, और इसको हम बोलते हैं अग्लूटिशन ऑफ स्पर्म टू द एग। आ रही बात समझ में? मैं आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। पता है जब स्पर्म रिलीज होते हैं, मैं आपको पूरा बताता हूँ, जब आफ्टर द कॉइटर, जब मेल पार्टनर इंसर्ट्स द एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पेनिस इनटू द फीमेल population canal, the semen is released near the cervix या in the upper part of the population canal that is vagina। उसके बाद जो स्पर्म है ना, वो बड़ी ही स्पीड से ट्रैवल करते हैं एग के पास। मान लो 300-500 मिलियन स्पर्म रिलीज हुए हैं एक इजैकुलेशन में, लेकिन इनके ट्रैवलिंग में सिर्फ 300 से 400, 300 to 400 स्पर्म ही फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाते हैं या एग के पास पहुंच पाते हैं। अच्छा, अब ये स्पर्म जो है ना, ये सीधा एग की तरफ ही भागता है, ये कहीं और नहीं जाता, सीधा एग की तरफ भाग रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन है कि जो फैलोपियन ट्यूब है या जो यूट्रस है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, स्पेसिफिकली यूट्रस वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, उसकी वजह से स्पर्म एस्पायर हो रहा है, खिसका करा जा रहा है फैलोपियन ट्यूब की तरफ। ऊपर से कोरोना रेडिएटा से वो रिलीज कर रही है फर्टिलाइजिंग केमिकल रिलीज कर रही है। फर्टिलाइजिंग केमिकल पूरे फैले हुए हैं फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में फैले हुए हैं। देखो आप ऐसे समझो कि एक टंकी है, उस टंकी से लेट्स से कोई केमिकल लिक्विड की फॉर्म में रिलीज हो रहा है नीचे की तरफ से, तो भाई बट ऑब्वियसली बात है, अगर वो नीचे की फॉर्म में रिलीज हो रहा हो, बहता जाएगा केमिकल, बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा, तो आप दूर जाओगे तो वो केमिकल कम होगा। जैसे जैसे टंकी के पास आओगे वो केमिकल ज्यादा होता जाएगा, और टंकी के एकदम पास तो केमिकल खूब सारा होगा। तो वैसे ही फर्टिलाइजिंग है, एक स्पर्म है, आप गए, आपने देखा कि केमिकल है, वो आपने केमिकल देखा कि यहाँ पर है, अब आप केमिकल के डायरेक्शन में मूव करते रहे, केमिकल को फॉलो करते रहे। अब केमिकल को फॉलो करते 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 तक आप कहाँ पहुंच जाओगे? टंकी के पास पहुंच जाओगे जहां से वो केमिकल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो ठीक स्पर्म भी ऐसे ही करता है, वो फर्टिलाइजिंग पकड़ता है, उसके बाद एंटी फर्टिलाइजिंग होता है, वो फर्टिलाइजिंग को से बाइंड करता 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 फर्टिलाइजिंग के डायरेक्शन में जाता रहता और पहुंच जाता है एग के पास। मतलब स्पर्म का एग के पास पहुंचना एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है? कीमोटैक्टिक। आप समझते हो ना कि सनफ्लावर का सन की तरफ मुड़ना इज अ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट।
ग्राउंड की तरफ ग्रो करना दैट इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट, और केमिकल की तरफ मूव करना इज नोन एज कीमोटैक्टिक या कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर पॉइंट? तो याद रखना स्पर्म का और एग का अग्लूटिशन फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन की वजह से हो रहा है, और दूसरा स्पर्म का एग तक पहुंचना इज अ कीमोटैक्टिक मूवमेंट। आगे बात करते हैं। आगे अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बेटा, और उस कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूं स्पर्म कैपेसिटेशन। अब ये कैपेसिटेशन क्या है मैं आपको बताता हूं। एग को फर्टिलाइज करने से पहले एक स्पर्म को एक प्रोसेस के अंडर गुजरना पड़ता है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर बिल्कुल सही आ रही है, सबको ब्रेक हो रही है? बिल्कुल सही आ रही। ओके, तो मैं रिपीट करता हूं कि एक स्पर्म को एग को फर्टिलाइज करने से पहले एक प्रोसेस अंडर को करना पड़ता है। उस प्रोसेस को मैं बोलता हूं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन आप समझ लीजिए एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म है। बिना कैपेसिटेशन हुए या किए कोई भी स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बताऊं कि एक स्पर्म का एक्टिवेशन या स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग की बात करूं तो वो होता है 1 to 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। 1 से 3 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्पर्म ट्रैवल करता है, जिसके हिसाब से आधे घंटे में ही एक स्पर्म एग के पास पहुंच के उसको फर्टिलाइज कर सकता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया है कि 12 घंटे से पहले नहीं हो पाती। भाई स्पर्म तो एग के पास आधे घंटे में ही पहुंच सकता है, फिर उसे 12 घंटे क्यों लग रहे हैं फर्टिलाइज करने में? क्यों? कैपेसिटेशन की वजह से। कैपेसिटेशन के अंडर को हुए बगैर वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, और कैपेसिटेशन 8-10 घंटे ले लेती है। इसलिए एक स्पर्म को एग को फर्टिलाइज करने में मिनिमम 8 से 12 आवर्स लग जाते हैं। अब ये कैपेसिटेशन है क्या? कैपेसिटेशन के अंदर एग की जो मेम्ब्रेन है थोड़ी सी लूज हो जाती है, ठीक है। उसके लूज होने की वजह से इजीली उसमें से जो उसके एंजाइम्स है एक्रोसोम के वो बाहर निकल सकते हैं। स्पर्म के अंदर इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होता है। उस कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से उसका जो टेल वाला पार्ट है वो रिदमिकली बहुत स्पीड से मूव करता है और वो विग्रसली एक्टिव हो जाता है। तो ये जो बेसिक चेंजेस है ये बहुत जरूरी है, इसको हम कैपेसिटेशन बोल रहे हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बदलाव कहां पर आ रहे हैं? तो ये बदलाव आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। किताबें लिखेंगी फैलोपियन ट्यूब, किताबें लिखेंगी वेजाइना। आपको याद रखना है फीमेल ट्रैक में कहीं भी आ सकते हैं, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस एंड इवन फैलोपियन ट्यूब। तो ये कहीं पे भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आ सकते हैं, कोई जगह फिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल जो आपके माइंड में आएगा वो ये आएगा कि ये कैपेसिटेशन तब क्यों नहीं होता जब मेल के जो स्पर्म्स हैं वो एपिडिडाइमिस में स्टोर्ड हैं। उस टाइम पे स्पर्म एक्टिव क्यों नहीं होता? उसकी भी एक वजह है, उसकी वजह है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है जो कैपेसिटेशन नहीं होने देते, जो इनएक्टिव रखते हैं, जो कह सकते हैं उसको बोलते हैं हम डी कैपेसिटेशन फैक्टर्स। तो एपिडाइमिस एक स्पर्म के ऊपर डी कैपेसिटेशन फैक्टर्स लगा के रखता है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको एक्टिवेट कब होना है? वहां जाके, फीमेल ट्रैक में जाके। और फीमेल ट्रैक ऐसा एनवायरमेंट और ऐसे केमिकल प्रोवाइड करवाता है जो डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स जो एपिडाइमिस ने लगाए हैं उसको हटा देता है, और फिर इजीली स्पर्म का क्या हो जाता है? कैपेसिटेशन हो जाता है। तो बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कैपेसिटेशन इज अ प्रोसेस a sperm has to undergo before it fertilizes the egg, ठीक है, and it happens in female reproductive tract। खैर आगे बात करते हैं। अब हाँ जी, पहले से एक्टिव रहेगा तो क्या होगा? क्या सर स्पर्म सेल्स अगर पहले से एक्टिव रहेंगे तो क्या होगा? तो बेटा वो तेज से भाग के अपनी मर्जी से ही पीनिस के थ्रू बाहर आते रहेंगे कंटिन्यूसली, ठीक है।
ठीक है अमन? ओके सर। विग्रसली पहले एक्टिव हो गए, ठीक है, तो वो देखो अगर स्पर्म पहले ही एक्टिव हो गए तो एक्टिव होने के कुछ देर तो उसमें से हो सकता है एक्रोसोम के एंजाइम लीक कर जाए, या स्पर्म की वाइटलिटी खत्म हो जाए, या हो सकता है वो ट्रैवल कर करके करके खुद ही मूव करके पहले ही यूट्रस से बाहर निकलने लग जाए। तो इसीलिए स्पर्म को काबू में इनएक्टिव करके उनके एक्रोसोम को बचाते, क्योंकि एक्रोसोम हमें तब इस्तेमाल करना जब एक के पास पहुंचे, तो इसलिए स्पर्म इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। खैर आगे समझते हैं। अब आगे सबसे पहले आप समझिए कि एक्रोसोम के पास क्या क्या एंजाइम होते हैं। बेटा एक्रोसोम के पास अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो सबसे पहले जो एक्रोसोम के पास एंजाइम है वो है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। या चलो उससे भी पहले बताता हूं, उससे भी पहले एग के पास जो एंजाइम है, तो सॉरी स्पर्म के पास जो एंजाइम है दैट इज हायल यूरोनीडेस। आइए हायल यूरोनीडेस की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहीं लिखा होगा तो, खैर नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एग के पास एंजाइम है हायल यूरोनीडेस। हायल यूरोनीडेस एक एंजाइम है जो हायल यूरोनिक एसिड को डिग्रेड करता है। अब हायल यूरोनिक एसिड क्या है बेटा? हायल यूरोनिक एसिड एक तरीके का म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, चिपचिपा पॉलीसैकेराइड है। ये चिपचिपा पॉलीसैकेराइड क्या करता है? कोरोना रेडिएटा के सेल्स को बाइंड करके रखता है, चिपका के रखता है आपस में। तो जैसे ही एक्रोसोम से हायल यूरोनीडेस रिलीज होता है, ठीक है ना, वैसे ही स्पर्म के ये जो है कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स हैं ये लूज होने लग जाते हैं। भाई जैसे ही हायर यूरोनीडेस रिलीज हुआ तो सेल्स के बीच का सीमेंटिंग स्ट्रक्चर हायर यूरोनिक एसिड वो डिग्रेड हो गया, तो थोड़े बिखरने लग गए कोरोना रेडिएटा के सेल्स, थोड़े लूजली बाउंड हो गए। अब जैसे ही ये लूजली बाउंड हुए अगला एंजाइम रिलीज होता है CPE, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ये कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर देगा, ठीक है। या तो कोई यहाँ पे जितनी बार मैं कोरोना बोल रहा हूँ उसका मतलब कोरोना रेडिएटा से है, कोरोना वायरस से नहीं। तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है ये भी स्पर्म से रिलीज होता है, और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा के सेल्स को डिग्रेड कर देता है। तो पहले तो लूजली बाउंड किया था हायर यूरोनीडेस से, फिर इनको डिग्रेड कर दिया, तो जगह बना ली स्पर्म ने, और स्पर्म आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। तो कोरोना रेडिएटा को पार करके स्पर्म, देखिए आप इस डायग्राम में देखो, स्पर्म आया, एक्रोसोम से एंजाइम रिलीज किया हाइड्रोलाइटिक, कोरोना रेडिएटा को डिग्रेड किया, और धीरे धीरे पेरीवेटलाइन स्पेस से होता हुआ ये आकर अब जाके मिलेगा जोना, सॉरी इसने कोरोना रेडिएटा को डिग्रेड किया और फिर जाके ये मिलता है जाके जोना पेलिसिडा से। तो पहला आया, स्पर्म ने कांटेक्ट किया, डिग्रेड किया, फिर आके इसने इंटरेक्ट किया बेटा किससे? जोना पेलिसिडा से। अब ये जोना पेलिसिडा की इंटरेक्शन मैं आपको बताता हूँ, बड़ी ही प्यारी इंटरेक्शन होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन होती है। आपको जो बता रहा हूँ वो याद रखना। एग के ऊपर एक लेट्स से एक प्रोटीन है जो यहाँ दिखा रखा है एंटीबॉडी की फॉर्म में, प्रोटीन है, ठीक है ना, ये वाला प्रोटीन। ये प्रोटीन ZP3 यानी जोना पेलिसिडा का एक एंजाइम है या एक सरफेस एंटीजन है ZP3, उससे जाके स्पर्म इंटरेक्ट करता है। मतलब स्पर्म के ऊपर भी एक एंटीजन है, जोना पेलिसिडा पे ZP3 है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अब ये इंटरेक्शन बड़ा प्यारा है। ये इंटरेक्शन क्या है ना, स्पर्म, आप ऐसा समझो कि स्पर्म आके एग को बोल रहा है कि हेलो आई एम अ ह्यूमन स्पर्म, और एग उसको बोल रहा है कि यस मैं चेक करती हूँ कि तुम ह्यूमन स्पर्म हो या नहीं हो, इस इंटरेक्शन से। और जब पता लगेगा कि हाँ ये तो ह्यूमन स्पर्म है, तो वो बोलेगी वेलकम, ठीक है। तो इतना इंटरेक्शन हो जाएगा। फिर स्पर्म उससे परमिशन लेगा एग से। ZP3 के इंटरेक्शन में सब हो रहा है। ZP3 का इंटरेक्शन पॉजिटिव आने का मतलब है कि स्पर्म को परमिशन मिल गई। स्पर्म ने परमिशन किसके लिए? कि क्या मैं तुम्हें यानी जोना पेलिसिडा को डिग्रेड कर दूं। तो जब उसको पता ये ह्यूमन स्पर्म है तो उसने कहा कि हाँ आप मुझे डिग्रेड कर दें।
तो इधर से स्पर्म परमिशन ले रहा है कि जोना पेलेस्ट्रा को डिग्रेड कर दिया जाए, और इधर से जोना पेलेस्ट्रा कह रही है कि हाँ डिग्रेड कर दो। अगर पता चला कि वो ह्यूमन स्पर्म है तो मान लेते हैं कि वो ह्यूमन स्पर्म नहीं होता, माइस स्पर्म होता है, रैबिट स्पर्म होता है। भाई जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, टेस्ट ट्यूब में ह्यूमन एग लिया और स्पर्म्स लिए माइस के, तो हमने देखा फर्टिलाइज नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जैसे ही ZP3 प्रोटीन से इंटरेक्शन हुआ स्पर्म का, वो इंटरेक्शन फेल हो गया, वो इंटरेक्शन गलत साबित हो गया, और एग को पता चल गया कि ये एक माइस का स्पर्म है या किसी और का स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म नहीं है। तो उसने उसको अलाउ नहीं किया कि वो केमिकल रिलीज करे और उसको डिग्रेड करे। तो अगर स्पर्म को डिग्रेड करना है जोना पेलेस्ट्रा को, तो उसके लिए जोना पेलेस्ट्रा की परमिशन जरूरी है, जो उसको ZP3 से इंटरेक्शन करके ही मिलेगी, और फिर स्पर्म फटाफट से रिलीज करेगा अपना आखिरी एंजाइम और सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम, दैट इज जोना लाइसिन। कौन सा एंजाइम है? जोना लाइसिन, यानी जोना पेलेस्ट्रा को डिग्रेड करने वाला एंजाइम जोना लाइसिन, एन है आगे। मैं एक बढ़िया पेन से लिख देता हूँ, ये येलो नहीं नजर आ रहा होगा। जोना लाइसिन, तो जोना लाइसिन रिलीज होगा और जोना पेलुसिडा क्या हो जाएगी? जोना पेलुसिडा डिग्रेड हो जाएगी। और बेटा जोना पेलुसिडा डिग्रेड होते ही, जैसी ये डिग्रेड होगी, अब स्पर्म का स्वागत किया जाएगा, और स्पर्म का स्वागत करने के लिए आगे आएगी एग की मेम्ब्रेन। जोना पेलुसिडा डिग्रेड होते ही एग को पता चल गया कि स्पर्म आ रहा है, और स्वागत होगा स्पर्म का बाय एग मेम्ब्रेन। कैसे? एग मेम्ब्रेन इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगी। भाई पहले क्या थी? पहले एग मेम्ब्रेन ऐसे सीधी थी, कर्व। बाद में क्या करेगी? बाद में ये एक इस तरीके का ऐसा कर्व बनाएगी, और इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। इस फर्टिलाइजेशन कोन के साथ एग की अपनी मेम्ब्रेन जाके बाइंड कर जाएगी। भाई एग के पास तो मेम्ब्रेन है, स्पर्म की अपनी मेम्ब्रेन से बाइंड कर जाएगी। तो ये भी लिपिड और ये भी लिपिड, लिपिड आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और स्पर्म से निकल के इसका एनवलप छोड़ दो, सिर्फ इसकी मेम्ब्रेन छोड़ दो, बाकी सारी चीजें जैसे स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, स्पर्म का न्यूक्लियस, ये सारी चीजें एग के अंदर क्या कर देंगी? एंटर कर जाएंगी। मतलब एनवलप छोड़ के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोड़ के सारी चीजें एंटर कर जाती हैं एग के अंदर। अब कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे ही ये इंटरेक्शन हुआ एग की मेम्ब्रेन का और स्पर्म की मेम्ब्रेन का, वैसे ही एक मैसेज एग के पास भी गया। क्या मैसेज था? कि मैं आ गया हूं। तो हमने ये बोला, अब सोचो मैं आ गया हूं, ये स्पर्म बोल रहा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एग तो वेट कर रहा था, वो मेटाफेज में अरेस्टेड था, इंतजार कर रहा था कि कब स्पर्म आए और मैं कब आगे अपनी डिवीजन करूं, तो कब आगे कैरियोकाइनेसिस करूं, कब आगे अपना न्यूक्लियस डिवाइड करूं। तो स्पर्म एग का जो न्यूक्लियस है वो मेटाफेज में रुका हुआ है। स्पर्म के आते ही एक केमिकल रिलीज होता है APC, और APC बेटा आप जानते हो, ये मेटाफेज से एनाफेज में ले जाने वाला एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको सेल साइकिल में पढ़ाया। तो फिर ये APC आएगा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये एग को, एग के न्यूक्लियस को मेटाफेज से एनाफेज में लेके जाएगा। फिर टीलोफेज आएगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, और सेकेंडरी oocyte से का जो न्यूक्लियस है उसमें से निकलेगी सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है, सॉरी, फिर बनेगी एग की एक छोटी सी सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक, और न्यूक्लियस के डिवीजन से, मतलब ऐसा समझ लो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और निकलेगी एक छोटी सेकेंडरी पोलर बॉडी, और साथ ही साथ आपके पास मिल जाएगा एक मैच्योर ओवम। तो एक मैच्योर ओवम बन जाएगा, ठीक है, या जो न्यूक्लियस है अब वो मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पार करके फिर से इंटरफेज में आ जाएगा, और इंटरफेज के बाद सीधा प्रोफेज में पहुंच जाएगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोबारा सुनना, एग के अंदर जो न्यूक्लियस है वो मेटाफेज में था, वो एनाफेज करेगा, टीलोफेज करेगा, ठीक है, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, टीलोफेज 2 करने के बाद
अपना कैरियोकाइनेसिस खत्म, सेकेंडरी पोलर बॉडी रिलीज हो गई। उसके बाद ये सेकेंडरी पोलर बॉडी निकल के कहाँ पहुंच जाएगी? पेरीवेटलाइन स्पेस में पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी? पेरीवेटलाइन स्पेस में पहुंच जाएगी। और अब ये जो न्यूक्लियस है अंदर, ठीक है, ये इंटरफेस में, ये इंटरफेस से सीधा किसमें आ जाएगा? प्रोफेस में आ जाएगा। मतलब ये सीधा कहाँ पहुंच जाएगा? प्रोफेस में। मतलब एक नेक्स्ट डिवीजन के लिए रेडी हो जाएगा पहले ही, जो उसको करनी नहीं है। और स्पर्म जो है वो पहले से ही अपने न्यूक्लियस के अंदर प्रोफेस में ही आता है, ठीक है, और दोनों होते हैं किसमें? प्रोफेस में। अब स्पर्म का न्यूक्लियस जो प्रोफेस में ऑलरेडी था और एग का न्यूक्लियस जो प्रोफेस में वापस आ चुका है, मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज करके, ये दोनों प्रोफेस और प्रोफेस में क्या कर जाते हैं? फ्यूज कर जाते हैं। और फ्यूज करने के बाद ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आया था स्पर्म का, ये भी तब तक डिवाइड कर चुका होता है, ये पोल पे पहुंच जाता है। और ये पोल पे पहुंच के, ठीक है, दोनों के क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ लेता है और सेंट्रल प्लेट में ले आता है। मतलब सीधा मेटाफेज आ जाता है। मतलब जैसे न्यूक्लियर से फ्यूज किया, फ्यूज करते ही जो स्टेज आई डिवीजन की, वो आ गई सीधा मेटाफेज। तो जाइगोट सीधा एंटर करता है किसमें? मेटाफेज में। इस न्यूक्लियर के फ्यूजन को हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस, AMPHIMIXIS, एम्फीमिक्सिस, जस्ट अपोजिट ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस पता है आपको? प्लांट में होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता सीड बन जाती है। तो इसमें मिक्सिंग हो रही है दोनों न्यूक्लियाई की, इसको हम एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। और एम्फीमिक्सिस के बाद हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन पूरा हो गया और क्या बन गया? जाइगोट बन गया। तो एंड ऑफ एम्फीमिक्सिस मार्क्स द एंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन रिप्रोडक्शन। तो आई सपोज ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर हैं। मैंने आपको पूरी कहानी के फॉर्म में बता दिया। मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, ये आया, ये स्पर्म आया, ठीक है। स्पर्म आके यहाँ फ्यूज किया, स्पर्म के बाकी चीजें बाहर रह गई, न्यूक्लियस और बाकी चीजें अंदर आ गई। अंदर आने के बाद फाइनली एक डायग्राम और है मेरे पास, हाँ नहीं, हाँ ये देखो, इस डायग्राम को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रिसेप्शन कोन जो मैंने बताया था, फर्टिलाइजेशन कोन, जिसको रिसेप्शन कोन बोलते हैं, जिससे स्वागत हो रहा है स्पर्म का, ये रिसेप्शन कोन है, उठा हुआ स्ट्रक्चर। फिर स्पर्म अंदर आ गया, ठीक है। ये दो सेंट्रियोल्स हैं, देख रहे हो डायग्राम में कि बेटा ये दो सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, ये भी सेंट्रियोल है, ठीक है, समझ रहे हो। और फिर जो सेंट्रियोल है बेटा, वो दोनों अपोजिट पोल पे पहुंच गए, ये अपने पोल पहुंच गए, ये अपने पोल पे पहुंच गया, ठीक है। ये फीमेल का न्यूक्लियाई है, मेल का न्यूक्लियाई, दोनों फ्यूज कर गए। फ्यूज करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जा चुकी है, सीधा सेंट्रियोल स्पिंडल बनाए और क्रोमोसोम को क्या कर लिया? अटैच कर लिया, मेटा एफाइसिक प्लेट में क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। तो बेटा जाइगोट में सीधा क्या आ गई? मेटाफेज आ गई। और फिर कैरियोकाइनेसिस हुआ और साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस हुआ और ये दो डॉटर सेल बन गए। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कोरोना रेडिया और जोना पैलिसिडा दोनों पार्शियली डिग्रेड होती है, कंप्लीटली डिग्रेड नहीं होती, छोटे छोटे छेद होते हैं। कोरोना रेडिटा भी अभी प्रेजेंट है, ठीक है ना, अभी एग की मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, कोरोना रेडिएटा भी प्रेजेंट है, जोना पैलिसिडा भी प्रेजेंट है, सारी मेम्ब्रेन अभी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जाइगोट का डायग्राम, आपके जाइगोट का डायग्राम जो होता है वो सेकेंडरी oocyte जैसा ही होता है, बस अंदर का जो न्यूक्लियस है वो अब डिप्लॉयड हो चुका है बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म। तो सेकेंडरी oocyte के और जाइगोट के डायग्राम में कोई फर्क नहीं होता, बस डिफरेंस ये होता है कि अब अंदर का न्यूक्लियस कैसा हो गया है? डिप्लॉयड हो गया है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, फिर मैं आपको ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्म में पढ़ाने जा रहा हूँ। सर तो लास्ट वाली लाइन रिपीट कर दो, क्या जो लास्ट वाली लाइन थी। मैंने बोला कि बेटा एक एग का डायग्राम देख लो, जैसे कि ये वाला डायग्राम। अब इसी को मैं जाइगोट भी बोल सकता हूँ, बस अंदर का जो न्यूक्लियस होगा वो डिप्लॉयड हो गया बस।
और कोई फर्क नहीं होता एक सेकेंडरी oocyte और एक जायगोट के डायग्राम में। कहने का मतलब ये है कि कोरोना रेडिएटा भी अभी भी रहता है, जोना पेलुसिडा भी रहेगा, पेरिविटलाइन स्पेस भी रहेगी, एग की मेम्ब्रेन भी रहेगी। जितना ये सब डिग्रेडेशन में बोल रहा हूँ कि कोरोना रेडिएटा डिग्रेड हो गया, जोना पेलुसिडा डिग्रेड हो गया, वो पार्शियल है कि उसी जगह पर जहाँ पे स्पर्म एंटर किया है, बाकी जगह वो वैसी की वैसी है। Got the concept? सर हाँ मन, सर एक्रोसोम के पास जो हमने एंजाइम्स पढ़े वो सिर्फ 3 ही एंजाइम्स हैं। एक मेन 3 एंजाइम है वो, ठीक है हाइल सर। यूरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग, काम ही 3 करने हैं ना। और जोनालाइसिन। और क्या, और कौन सा हमको बम फोड़ना है? हमको 3 ही काम करने हैं। एक हमको उसकी सीमेंटिंग हटानी है, लूज करना है, कोरोना रेडिएटा को डिग्रेड करना है, जोना पेलेस्टो को डिग्रेड करना है। और बची एग की मेम्ब्रेन, वो तो लिपिड की है, वो तो स्पर्म की मेम्ब्रेन से फ्यूज करी वो जाएगी। extract हो जाती है ना सर, वो तो हाँ, वो mix तो हो जाती है। एंडोसाइटोसिस, स्पर्म का सिंपली एंडोसाइटोसिस हो रहा है एक तरीके से, बस वेसिकल में नहीं हो रहा, यही समझ लो। हाँ जी, और सर किसी को कोई डाउट है तो सर पूछ लो। आपने एपीसी का हाँ, क्या बताया था? एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। सर फंक्शन? मेटाफेज से एनाफेज में लेके जाना। मेटाफेज में रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर या मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, और मेटाफेज से एनाफेज में ले जाने के लिए एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है। अगर तुमको सेल साइकिल याद हो तो G1 से S, S से G2, G2 से M, और M में मेटाफेज से एनाफेज, ये 4 चेक पॉइंट्स होते हैं जहां पर सेल साइकिल का रेगुलेशन होता है। और रेगुलेट करने के लिए कुछ नहीं बल्कि सीडीकेस एंड साइक्लिन डिपेंडेंट, मतलब कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस और साइक्लिन्स, 2 तरीके के एंजाइम से ही होते हैं, मैंने पढ़ाया था। अब एपीसी भी एक तरीके का कॉम्बिनेशन है साइक्लिन्स और सीडीकेस का, जो मेटाफेज से एनाफेज में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके सर। जी, और कोई डाउट किसी का? सर हाँ जी सर। सर जोना पेलुडिका इंटरेक्शन में कौन सा हार्मोन पेलुडिका। वो रिस्पॉन्सिबल होता है? कोई हार्मोन या फिर कोई केमिकल? मोनालाइसिन, मैंने सारे एंजाइम लिखवाए हैं, लिखे हैं। सर जोनालाइसिन तो सिर्फ डिग्रेडेशन के लिए होगा ना? हाँ सर उनके इंटरेक्शन के लिए? अरे इंटरेक्शन के लिए भूल गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंटीजन से कहाँ नाम याद रखेगा, कोई नहीं पूछेगा। ओके सर, समझिए सर। हाँ, SED1 है, GA1T है, बहुत सारे हैं। सर हाँ जी सर। सर आपने बोला कि अगर माइस का स्पर्म होगा तो ह्यूमन एग मतलब उसको नहीं फर्टिलाइज करने देगा। तो सर चिंप का अगर हो तो चिंपैंजी का अगर हो तो स्पर्म तो भी नहीं होगा। ह्यूमन स्पीसी के अलावा कोई भी दूसरा स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकता ह्यूमन एग को, ठीक है ना। ये जीनस की बात नहीं है, स्पीसी स्पेसिफिक है, सेम स्पीसी का होना चाहिए। माइस के लिए माइस का होना चाहिए, रैट के लिए, उसे रैट की बात है, कैट के लिए कैट का होना चाहिए, डॉग के लिए डॉग का होना चाहिए, ठीक है। ऐसे मिक्सिंग ऑफ स्पीसीज नहीं चलता। सर लेकिन ये एनिमल्स में तो चल सर जाता है एनिमल्स में अलग तो अलग होता species हाँ। में। कैसे, कौन से वाले एनिमल में होता है जरा बताना। सर जो काउज होती हैं एग्जॉटिक और अलग अलग होती है ना, वो सब स्पीशीज तो उनकी भाई साहब, बोलते हैं कि काऊ तो अलग काऊ हैं। होती है ना, सर काऊ इवन तो काऊ होती है ना। टाइगर, सर टाइगर और लायन तो अलग अलग होते हैं, उनका भी देखो, मतलब कर देते हैं ना। अब सुन लो, अब तुम मुझे कहानी सुनाओगे म्यूल की, हिनी की, लाइगर की, टाइगर की, है ना, और क्या है वो जोंकी की, जोंकी पता है ना। नहीं सर। सर ज़ीब्रा डोंकी। नो सर। जेब्रा एंड डोंकी का क्रॉस, जेब्रा एंड मोंकी नहीं, जेब्रा एंड डोंकी के, जोंकी से हम तो जेब्रा एंड मोंकी, ठीक है। टाइगर होता है, टाइगर और लायन, और लाइगर होता है लायन और टाइगर। क्या फर्क है टाइगर और लाइगर में? सर मेल और फीमेल का फर्क होता है सर एग और स्पर्म का मतलब बोल सकते हैं। हाँ बहुत ही बढ़िया, लेकिन होता क्या है? सर सर टाइगर टाइगर लेकिन होता क्या है? तो बोल ले। हाँ बोलो, टाइगर और लाइगर में क्या फर्क है?
सर टाइगर में मेल टाइगर लाइगर और फीमेल टाइगर में सर मेल टाइगर और फीमेल लॉयन और लाइगर में मेल लॉयन और फीमेल टाइगर। पक्का? यस सर। हाँ मतलब ऐसा ही है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम जोंकी की बात करें तो जोंकी जैसे नाम आ रहा है, जो बाद वाला नाम है जैसे कि जोंकी, तो अगर जोंकी बोला तो एक्चुअली इट इज मेल जेब्रा एंड फीमेल डोंकी, तो जोंकी हो गया। तो वैसे ही टाइगन हो गया मेल टाइगर फीमेल लायन, सॉरी टाइगन हो गया मेल टाइगर एंड फीमेल लायन, और लाइगर हो गया मेल लायन एंड फीमेल टाइगर। तो उसी तरीके से चलता है। खैर, तो बेटा वो जो है ना वो रेयर केस है, वो वो बहुत इजी नहीं होता, वो भी बहुत बहुत रेयर मैकेनिज्म है, वो हर एक में नहीं पाया जाएगा। जैसे आप लेपर्ड को ले ले और लायन को ले ले, नहीं होगा। तो वो बड़ा ही रेयर मैकेनिज्म है, उसके लिए बहुत सारी टेस्टिंग करनी पड़ती है। हजारों बार आप एग को रखोगे स्पर्म के साथ तब जाके फ्यूज करेगा, और वो भी आप आर्टिफिशियल कंडीशन देते हो तब जाके फ्यूज करता है, ठीक है। तो इट इज अ वेरी रेयर फिनोमिना, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसको जनरलाइज में बात नहीं कर सकते, समझ गए। सर काउज में तो हो जाती है और डॉग्स में भी इंटरब्रीडिंग हम देखते हैं। एक बात बता दे लड़के, ब्रीड और स्पीसी में फर्क होता है ना। सर अब कल क्या को तेरी फर्क कोई होता है? अमेरिका वाली लड़की से शादी हो जाएगी तो तेरे बच्चे नहीं होंगे क्या? हैं लड़के, अमेरिकी किसी नीग्रो से एक इंडियन की शादी हो जाती है तो उसके बच्चे नहीं होंगे क्या? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्या? इनफर्टाइल हो जाएंगे दोनों? इनफर्टाइल कपल बन जाएंगे क्या वो? कैसी बातें कर रहा है? वो जैसे वो अलग रेस है वैसे अलग ब्रीड है। अगर जर्मन शेपर्ड को पग से अगर क्रॉस करवा भी दिया, ठीक है, तो वो तो है तो दोनों डॉग ही, दोनों ही वो है ना, क्या कहते हैं ये डोमेस्टिकस, फेलिस डोमेस्टिकस, ब्रीड है वो, अलग अलग ब्रीड, नस्ल है वो, स्पीसी नहीं है, समझा? सर समझ गया सर, ब्रीड और स्पीशीज अलग अलग होती है। हाँ जी, स्पीसी के अंदर ब्रीड्स आती हैं, वो तो है ही ब्रीडिंग, तभी तो ब्रीड बोला कि आपस में ब्रीड कर सकते हैं, तभी तो ब्रीड है। तो जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं लेकिन और सेम स्पीसी के हैं लेकिन दिखते अलग अलग हैं थोड़े, उनको हम ब्रीड्स बोलते हैं। और यही जब इंसानों की बात करते हैं तो इंसानों में ब्रीड नहीं बोलते, वहां पे सोफिस्टिकेट करने के लिए रेस बोलते हैं, निग्रॉइड, कॉकेशियंस, एर्बोरिजिन्स, वो रेस हो जाती है। और वही जब प्लांट में आ जाते हैं तो हम वैरायटी बोल देते हैं, ये बासमती की ये वैरायटी है, बासमती की वो वैरायटी है, तो सब बासमती। तो वहां फिर ये मतलब आ जाता है, समझ गए? यस सर। हाँ। अच्छा, अब अगला चीज समझो जो अब मैं समझाने जा रहा हूँ, आखिरी चीज बता रहा हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट है मोनोस्पर्मी का। मोनोस्पर्मी क्या कहती है कि एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करेगा एक एग को, मतलब मल्टीपल स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकते। मतलब मल्टीपल स्पर्म अगर फर्टिलाइज कर गया उसको पॉलीस्पर्मी बोलते हैं, और पॉलीस्पर्मी हमें रोकना होता है। और पॉलीस्पर्मी रोकने के दो तरीके हैं, एक है फास्ट ब्लॉक, एक है स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक क्या है कि जैसे ही एक स्पर्म जोना पेलिसिडा से इंटरेक्ट करता है, उसके बाद जैसे ही वो एंटर करता है क्या कहते हैं न्यूक्लियस, सॉरी मेम्ब्रेन के अंदर, एक मेम्ब्रेन के अंदर, एक स्पर्म के एंटर करते ही जो एग मेम्ब्रेन है वो अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर लेती है। मतलब नॉर्मली एक सेल अंदर से नेगेटिव होता है, बाहर से पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस होता है, माइनस में 40-50 होता है पोटेंशियल डिफरेंस एक एग का, जनरली एक किसी भी सेल का, है ना। पता है आपको कि अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव होता है, मतलब इनसाइड इट इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड। जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, जो एग की मेम्ब्रेन होती है अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर लेती है, इसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक। पोलैरिटी रिवर्स करते ही जो बाकी स्पर्म होते हैं उन्हें रिपल्शन फोर्स झेलनी पड़ती है। अब वो एग के पास नहीं आ पाएंगे क्योंकि क्या जनरेट होगी, रिपल्शन फोर्स, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम फास्ट ब्लॉक बोल रहे हैं। लेकिन ये फास्ट ब्लॉक टेम्पररी होता है, क्यों? क्योंकि भाई डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन बड़ा शॉर्ट फिनोमिना है, ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का है। तो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ही कोई नया स्पर्म नहीं आ पाएगा, उसके बाद तो नए स्पर्म आ ही पाएंगे। तो फिर उसके बाद फास्ट ब्लॉक के बाद जो अगला आता है वो आता है स्लो ब्लॉक। अब स्लो ब्लॉक में क्या है,
स्लो ब्लॉक में जैसे ही स्पर्म ZP3 से इंटरेक्ट किया और आगे मेम्ब्रेन के पास आया, वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं एग के पास, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, जो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये आपको दिख रहे होंगे। ये हो गए कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ये पेरिफेरी पे आ जाते हैं, मतलब आउटर मेम्ब्रेन के पास आ जाते हैं। कब आ जाते हैं? जैसे स्पर्म ने बाइंड किया, ये अपने यहाँ साइड नीचे थोड़ा इधर से उठ के मेम्ब्रेन के एकदम पास आ गए और फिर मेम्ब्रेन से जाके चिपक जाते हैं। अब ग्रैन्यूल्स हैं तो कुछ कंटेन कर रहे हैं, ये कंटेन करते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स, वो केमिकल्स सीधा ZP3 को डिग्रेड कर देते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, इसमें डायग्राम था शायद हट गया, कोई बात नहीं। तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज हुए, उन्होंने ZP3 को क्या कर दिया? डिग्रेड कर दिया। अब जैसे ही ZP3 डिग्रेड हो गया पूरी जोना पेलुसिडा से, बिकॉज ऑफ सेक्रीशन फ्रॉम दीज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, अब जो बाकी स्पर्म आएंगे, क्या वो एग से इंटरेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर वो एग से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या उनको इजाजत मिलेगी जोना को डिग्रेड करने की? नहीं मिलेगी। इजाजत नहीं मिलेगी तो जोना पेलुसिडा डिग्रेड नहीं होगी, डिग्रेड नहीं होगी तो वो एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया परमानेंट ब्लॉक, यानी स्लो ब्लॉक। और ये जो स्लो ब्लॉक है, इसको हम जोना रिएक्शन भी बोलते हैं। कि इसको बोलते हैं हम क्या? जोना रिएक्शन या कॉर्टिकल रिएक्शन। कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ने अपने एंजाइम रिलीज किए और जोना पेलुसिडा को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया बाय ब्लॉकिंग ZP3। दिस इज स्लो ब्लॉक एंड परमानेंट ब्लॉक। इसलिए एक स्पर्म के फर्टिलाइज करने के बाद और स्पर्म्स कभी भी एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते। ठीक, तो आज की क्लास के लिए हमारे पास इतना ही है। आपके कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, वरना बाकी बातें करेंगे अगली क्लास में। पैटर्नल ट्विंस दो स्पर्म से होते हैं ना? कौन सा ट्विंस? पैटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल, हाँ फ्रेटर्नल ट्विंस का होता है ना। देखो ये तो हो सकता है ना कि एक फीमेल के बॉडी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कुछ ज्यादा ही आ गया था, तो उसका एक की जगह 2 एग मैच्योर कर गए, या हो सकता है 3 एग मैच्योर कर गए। अब एक हो, 2 हो, चाहे 3 हो, स्पर्म तो बहुत सारे होते हैं, तो मल्टीपल फर्टिलाइजेशन हो सकती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 2 स्पर्म एक एग में घुस गए, नहीं। 4 स्पर्म थे, 4 एग थे तो 4 फर्टिलाइजेशन हुई, 2 एग थे, 2 स्पर्म थे, 2 फर्टिलाइजेशन हुई। तो नंबर ऑफ फर्टिलाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ एग्स। तो एग अगर 2 होंगे तो 2 फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे। और ये तो वैसे ही होता है कि जैसे जैसे अगर नॉर्मल ब्रदर सिस्टर्स की बात की जाए, तो नॉर्मल ब्रदर सिस्टर्स क्या है? एक ही पेरेंट से एग आया हुआ है, ठीक है ना, बस 2 अलग अलग टाइम पे आया हुआ है और 2 अलग अलग तरीके के स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ है। अब वो 2 अलग अलग टाइम पे ना हो के एक ही टाइम पर हो गया, ठीक है, तो वो हो गए फ्रेटर्नल ट्विंस। इसलिए वो दोनों आपस में मिलते जुलते नहीं है, उनका सेक्स भी अलग हो सकता है, मेल फीमेल भी हो सकते हैं और एकदम शक्ल में अलग भी हो सकते हैं। तो कोई वो तो दो भाई बहन की तरह होते हैं, जैसे नॉर्मल भाई बहन होते हैं वैसे होते हैं। बस कॉन्सेप्ट ये है कि वो बहुत टाइम पीरियड के गैप के बजाय, 2-4 साल के गैप या 2-3 साल के गैप के बजाय एक साथ एक ही टाइम पे प्रोड्यूस हुए हैं, बस। दोज आर फ्रेटर्नल ट्विंस। समझ गया राघव? सर हाँ करेंगे। सर जो थीका इंटरना और एक्सटर्ना होती हैं वो सभी फॉलिकल्स की प्रॉपर्टी है? हाँ, ओके सर। सभी ग्रेड फॉलिकल्स के, जो भी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल बन रहा है, सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल तक पहुंच रहा है, वो सबकी प्रॉपर्टी है। और सर आपने हमें बताया था कि जो स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी में 1 डे तक ही रह सकता है। हाँ। सर एक्चुअली ना मैं ये स्पर्म 2 days, स्पर्म 2 days एंड एग फॉर 1 day। स्पर्म 2, एग 1, 3 दिन का विंडो होता है इसलिए। अच्छा सर, मैंने कहीं 5 days पढ़ा था। कहीं तुम 5 day पढ़ो, कहीं 7 पढ़ सकती हो, कहीं 30 आवर, मतलब लिमिटेड आवर पढ़ सकती हो। वो
और देखो स्पीसी टू स्पीसी वेरी करता है, मैक्सिमम अलग है, मिनिमम अलग है। ऑन जनरल एवरेज हम वो 2 days बोलते हैं, 48 hours। अब रहने ओके को सर। तो रहने को देखो, रहने को तो ऐसे भी केस देखे गए हैं, बताता हूँ। रहने को तो ऐसे भी केस देखे गए हैं कि कॉपुलेशन हुआ 1 हफ्ते पहले और फर्टिलाइजेशन वो हुआ हफ्ते बाद, मतलब 1 हफ्ते तक स्पर्म वाइटल ही रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इन जनरलाइज्ड बात करें तो 48 hours। हाँ धनजोत। सर आप प्लीज अपनी पीपीटी भेज दीजिएगा, वो एक्चुअली वो डायग्राम्स बनाने थे। ओके थैंक यू।